सीटेट की इतिहास सामाजिक विज्ञान के तहत आज लगातार प्रयास कर रहे कि इतिहास के जो टॉपिक दिए हो उसको पूरा करें। और इसके तहत आज जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1870 से 1947 के बीच जो घटित हुए उसके सीरीज वाइज हम करेंगे, क्योंकि यह चैप्टर बहुत लंबा है। तो खंड बाय खंड करके हम 2 से 3 वीडियो में इसको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो टॉपिक है राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद क्या होता है, पहली जो टॉपिक दिए हुए हैं कि राष्ट्रवाद क्या होते हैं। तो राष्ट्रवाद का तात्पर्य है सभी जाति, लिंग, भाषा के आधार पर व्यक्तियों के अंदर संप्रभुता। एक देश में रहने वाले, इसका तात्पर्य आप समझिए कि एक देश में रहने वाले जो भी व्यक्ति होंगे, जिस भी धर्म के होंगे, जाति के लोग होंगे, लिंग के होंगे, भाषा के होंगे, सब एक साथ एक सूत्र में बनेंगे, उसे हम राष्ट्रवाद का उदय कहते हैं। राष्ट्रवाद एक आइडियोलॉजी है। अगर हम भारतीयों के सेंस में कहते तो भारत का अर्थ सभी वर्ग, जाति, धर्म में रहने वाले लोगों को एक साथ रहना, उसकी संपत्ति पर भारतीयों का हक होना, भारतीयों का हक होना। यह एक कंसेप्ट था जो 1870 से जागृत हुआ, राष्ट्रवाद के रूप में आया था। उससे पहले भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद क्या होता है नहीं पता था। एक संप्रभुता, एक भारत का मैप नहीं पता था कि भारत क्या चीज़ है। तो भारत का सही अर्थ समझा गया, सभी धर्म जाति के लोग जो यहाँ रह रहे उसके बारे में होता है। लेकिन आपको पता होगा 1870 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का समय था। भारतीय न होकर जो ब्रिटिश के हाथों में सारी राजनीतिक संपत्ति का दोहन हो रहे थे, आर्थिक संपत्ति का दोहन हो रहा था। भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच में भेदभाव नस्लवाद का किया जा रहा था। तो 1870 के बाद काफ़ी संख्या में संगठन बनने लगे थे, जिसमें इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजनसभा, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि थे। यह छोटे छोटे राज्यों में कोई मुंबई में स्थापित किया गया था, कोई कोलकाता में थे, कोई चेन्नई में थे, इस तरह से स्थापित किए गए थे। ये पूरे भारत का नेतृत्व नहीं कर रहे थे। और ये एसोसिएशन बनाने के पीछे वजह क्या था, तो 2-3 वजह को एनसीईआरटी कवर करते हैं। ऐसे तो वजह काफ़ी थे, लेकिन 2-3 वजह थे, जिसमें पहला वजह थे आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट के तहत यह नियम बनाया गया था कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकते हैं, केवल हथियार रखने का अधिकार ब्रिटिशर्स को हो गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास किया गया था। इसमें था कि कोई भी सरकार के खिलाफ में, कोई भारतीय न्यूज़पेपर सरकार के खिलाफ में आलोचनात्मक या टिप्पणी पूर्वक कोई आलोचना नहीं करेंगे, कोई आपत्तिजनक लेख नहीं लिखेंगे। अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ संपत्ति जब्त कर दी जाएगी और उसे आतंकवाद विरोधी कानून के तहत उन पर ट्रायल कराया जाएगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन ले गए थे। इल्बर्ट बिल में नियम आया था, इल्बर्ट बिल में था कि कोई भी अगर ब्रिटिश व्यक्ति अगर अरेस्ट होते हैं तो उसे भारतीय न्यायाधीश के अंदर में भी मुकदमा चलाया जा सकता है, उसके अंदर में भी मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ों ने विरोध किया, अंग्रेज़ों ने यह विरोध किया कि कोई भी ब्रिटिश अंग्रेज़ अगर आरोपी है तो उसे अंग्रेज न्यायाधीश के अंदर में मुकदमा चलाया जाएगा, न कि भारतीयों के अंदर में मुकदमा चलाया जाएगा। ये 3 जो बिल आए थे जिसके खिलाफ में भारतीयों के अंदर में काफ़ी असंतोष हुआ। और जो छोटे छोटे संगठन बने हुए थे, छोटे छोटे संगठन जिसका मुख्य लक्ष्य कि केवल व्यक्ति विशेष न होकर पूरे जनता के संप्रभुता को लेकर था, जनता की स्वतंत्रता को लेकर था, उसके लिए काम कर रहे थे। लेकिन यह एक छोटे स्तर पे थे। और बड़े स्तर पे जो काम शुरू हुए, बड़े स्तर पे जो काम शुरू किए वो 1885 में
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। 1885 में 72 सदस्यों के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसके प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र सुब्रमण्यम आदि थे। और इनके जो संस्थापक हुए हैं वो ए.ओ. ह्यूम बने। तो याद रखिएगा क्वेश्चन में, अगर कांग्रेस के संस्थापक कौन है तो कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम है। ए.ओ. ह्यूम अंग्रेज अधिकारी थे, आईसीएस अधिकारी थे। और इनके जो अध्यक्ष हुए हैं वो अध्यक्ष हुए हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इनके अध्यक्ष हुए हैं। तो ये सारे संगठनों का निर्माण इसीलिए हुए थे कि देश के अंदर राष्ट्रवाद पनप रहा था, भारतीयों का हक लेना था। कांग्रेस जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना 72 सदस्यों के साथ मिलकर हुए थे, उनका मुख्य लक्ष्य था कि मध्यम मार्ग अपनाना। ये मध्यम मार्ग रास्ता को अपनाना। मध्यम मार्ग का मतलब क्या था, इसको समझ लीजिए कि मध्यम मार्ग का मतलब यह था कि ब्रिटिश के साथ बैठक करके भारतीयों को हक दिलवाना, विधानसभा में सीट दिलवाना, सरकारी पोस्ट पे सीट दिलवाना, ये सब अनुनय विनय के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन उसी दौरान में बंगाल में अकाल पड़े, आर्थिक रूप से भुखमरी के कगार पे आ गए, लोग के अंदर अनाजों की कमी आ गई और भूखे मरने लगे। अंग्रेज़ों का रवैया बिल्कुल गलत था, भारतीय और अंग्रेज़ों के बीच में भेदभाव स्थापित होने लगे। इसके लिए ये अनुनय विनय से तो कुछ कांग्रेस के जो असंतोष नेता हुए, उन्होंने अनुनय विनय का पुरजोर विरोध किया और उन्होंने कहा कि जो समानता तभी स्थापित की जा सकती है जब हम क्रांतिकारी रूप अपनाएं। और अंग्रेज़ों के साथ जो पहला जो समानता स्थापित कैसे किया जाए, तो ये सब का विरोध किया गया, जिसमें वर्नाकुलर आर्म्स एक्ट, प्रेस एक्ट और लिबर्टी बिल का विरोध किया गया। अंग्रेज़ों के क्रांतिकारी रूप से जो नेता उत्पन्न हुए, उसमें पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र के नेता बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक हुए। इन्होंने अनुनय विनय का रास्ता छोड़कर और क्रांतिकारी रूप से अपनाए और इनका एक ही नारा था, स्वराज को मैं लड़ कर लूँगा। और बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिए तो जो बहुत फेमस कोटेशन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। अगला जो पॉइंट होगा फिर अगले पार्ट में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।